जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं उनका धन्यवाद, और जो लोग नहीं देख रहे हैं और जहाँ तक रीच नहीं पहुँची है उन दोनों के लिए बता दें कि हम जो भी इंडिया में या फिर वर्ल्ड में गवर्नमेंट एग्जाम के लिए या ताकि बेसिक जानकारी जो वो लोगों को जो पहले के लोगों के पास होती थी क्योंकि वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्डेड चीज़ें उनके पास नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप तो सब कुछ ही गलत फॉरवर्ड होता है और न्यूज़पेपर और बुक्स में सब कुछ सही लिखा होता है, बट फिर भी जो ज्ञान हमें वहाँ से मिलता है उसके कंपेरिजन में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो फेल ही है एक तरीके से। तो वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचाई जाती हैं। अभी तक के वीडियोज़ में आज तक यही हुआ है। अभी एक मुद्दा जो काफ़ी सेंसिटिव है और काफ़ी लाइमलाइट में भी है वो आज कवर करेंगे हम, जो कि रेसलर्स बैठे हुए हैं जंतर मंतर। कब से बैठे, ये मुद्दा शुरू कब हुआ, कितने लोग बैठे हैं, कौन है वो, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन कैसे हुआ, पॉक्सो क्या होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, एफआईआर कैसे होती है, कोई मना करता है तो एफआईआर कैसे कराते हैं, जितने भी लीगल टर्म्स यूज हुए हैं, जितने भी लॉ के जरिए चीज़ें हुई हैं वो क्या कहती हैं वो हम कवर करेंगे। और एट द एंड तो हम सपोर्ट करते हैं जस्टिस को। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया था जो कि 7 वुमेन जो रेसलर्स हैं उनकी एफआईआर लिखी नहीं जा रही। किसके अगेंस्ट में? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ WFI ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं बीजेपी के कैसरगंज उत्तर प्रदेश से, जिनके ऊपर एक्विजिशन थे सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन ओवर अ पीरियड कब से कब तक के बीच में 2012 से लेकर 2022 तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जनवरी में मुद्दा क्यों उठा 2023 में। तो शुरुआत होती है विनेश फोगाट से जो वर्ल्ड मेडलिस्ट है। उनका ये कहना है कि उनको बहुत सारे कॉल्स है उनके नंबर पे जो उनके जूनियर्स थे और यंग रेसलर्स थी किस चीज के लिए, अबाउट अनसेफ एनवायरनमेंट। कहाँ पे? नेशनल कैंप लखनऊ। इसके बाद विनेश, साक्षी, बजरंग पुनिया ने डिसाइड किया कि ब्रिजभूषण और भी जो कोचेस इन्वॉल्व हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट में ओवर द इयर्स, जो ईयर हमने बताया 2012 से लेकर 22 तक के, उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए। जो WFI के चीफ हैं ब्रिजभूषण सिंह, तो वहां से मुहिम शुरू हुई और ये सब लोग जनवरी में हमें जंतर मंतर में बैठते हुए दिखते हैं धरने पे। फिर गवर्नमेंट का रोल देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने इसको नोटिस किया, बिल्कुल नोटिस किया, और गवर्नमेंट ने कमीशन बैठाया जिसमें 6 मेंबर की कमेटी थी और इनको हेडेड किया MC मैरी कॉम ने। और ये डायरेक्शंस दी कि 4 वीक्स के अंदर सबमिट किया जाए रिपोर्ट की मामला क्या है। बट जो रिपोर्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में सबमिट होती है और अभी भी उसको एग्जामिन किया जा रहा है। स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने भी बाउंड किया है कि उसमें कुछ लैप्सेस मिले हैं मतलब WFI में, और एब्सेंस ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी भी देखी गई है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी देखी गई है। किसके द्वारा? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा। प्रोटेस्ट को देखते हुए सरकार ने जो WFI के इलेक्शंस होने वाले हैं 7 मई को, उन्हें नल एंड वॉइड कर दिया है फिलहाल के लिए, मतलब खत्म कर दिया है। बट ये चीज चली रही थी, उसके बाद भी ऐसा रेसलर्स का कहना है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है। कमीशन की रिपोर्ट क्या आएगी बाद में। कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही ये जो रेसलर्स हैं ये वापस से हम अप्रैल में देखते हैं कि धरने पे आ जाते हैं। वैसे तो ब्रिजभूषण जो शरण सिंह है चीफ ऑफ WFI, उनका कार्यकाल खत्म हो गया क्योंकि आप 3 ही बार चीफ बन सकते हैं। बट जिन लोगों का क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम क्या आएगी क्योंकि वो तो उनका कार्यकाल खत्म ही हो रहा है, ऐसा उन्होंने खुद भी बताया। तो दिक्कत ये आ रही है कि उनका सन जो है वो शायद इसको कैरी फॉरवर्ड करे, जिनका नाम करण भूषण सिंह है। तो पहली चीज ये धरने पे क्यों बैठे। दूसरी चीज कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो उन पे एलिगेशंस हैं, उस पर रेसलर्स का कहना है कि दे हैव लॉस्ट देयर फेथ क्योंकि एब्सेंस ऑफ एक्शन देखने को मिलता है अगेंस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका एश्योरेंस दिया गया था जनवरी में, इसलिए भी वो लोग बैठे हैं। तो पहला क्योंकि उनका बेटा बन सकता है, दूसरा इनको फेथ नहीं रहा कमेटी पे क्योंकि कोई एक्शन नहीं लिया गया, जनवरी से लेकर अप्रैल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंप्लेंट किसने किसने की है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीय रखा है और वैसे भी हम रिवील नहीं करते क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है, आइडेंटिटी रिवीलिंग होती है। बस इतना ही पता है कि जो 7 कंप्लेनेंट है उनमें से 1 माइनर है, और भी जो विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के अलावा जो चेहरे सामने आते हैं जो प्रोटेस्ट में हम देख रहे हैं जंतर मंतर पे, उनके नाम है अंशु मलिक, सोनम मलिक, रवि दहिया, दीपक पुनिया एटसेट्रा। जनवरी हमने देखा था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स है वो सामने आ रहे थे बट उनको मन से उतार दिया। आप नीचे आ जाइए मैडम प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मैडम प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए प्लीज। वीडियोस भी वायरल हुए थे बट नॉट दिस टाइम। अप्रैल में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारी खाप पंचायत जैसे कि भूपिंदर सिंह हुड्डा है कांग्रेस के, उदित राज CPM के, वृंदा कारत, ये उस समय भी आई थी। भारतीय किसान यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव भी ये पूरा अपना सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ बातें जो WFI के चीफ हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके बारे में जान लेते हैं। उम्र 66, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 6 टाइम्स सिंस 1991, रिप्रेजेंटिंग BJP 5 ऑफ दोस ओकेजन्स। 6 बार में 5 बार इन्होंने BJP से ही या BJP के टिकट से इलेक्शन लड़ा है और जीता है। एसोसिएटेड थे ये राम जन्मभूमि मूवमेंट में एंड अकॉर्डिंग टू हिज 2019 इलेक्शन एफिडेविट नेम्ड इन बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस एज वेल। सेल्फ प्रोक्लेम्ड रेसलर नहीं है और इनके खिलाफ जो प्रोटेस्टर है वो डिमांड कर रहे हैं कि FIR रजिस्टर की जाए पॉक्सो के अंदर। पॉक्सो का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, क्योंकि जैसा हमने बताया कि एक जो रेसलर है वो माइनर है। इनकी 2 डिमांड्स हैं। WFI जो प्रेसिडेंट है उनको तो रिमूव किया जाए और ये जो WFI है फेडरेशन उसे डिसॉल्व किया। दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है क्योंकि वो कोई भी क्योंकि हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं तो FIR करने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है। तो
वो ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए तो वो उन्होंने पहले ही हमारा तोड़ दिया है। लेकिन हमारा अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे। और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे में पूरा विश्वास है। और जब तक ये चीजें पूरी नहीं होंगी ये कंटिन्यू अपना प्रोटेस्ट रखेंगे। अब देख लेते हैं कि लॉस क्या कहते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट में, एफआईआर कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट कैसे आया है इस रूल में और क्या क्या चीजें हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका ये कहना है सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने पिटीशन किया कि दिल्ली पुलिस को ऐसा लगता है कि उनको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए बिफोर फाइलिंग एन एफआईआर। तो देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें, कैसे एफआईआर होती है, व्हाट इज जीरो एफआईआर, और क्या सिर्फ एफआईआर थाने में ही होती है, और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं, ऐसे कौन कौन सी कमिटीज हैं, कौन कौन से रिकमेंडेशन है जो एक्चुअल हैरेसमेंट और उससे रिलेटेड एफआईआर की बातें बताता है। तो सबसे पहले सेक्शन 154 क्लॉज 1 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसको मैं बता दे रहा हूँ कोड कर देना क्या लिखा है इसमें, ये क्या होता है। एनेबल्स द पुलिस टू रजिस्टर एन एफआईआर आफ्टर इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस या केस इज वन इन विच अ पुलिस ऑफिसर मेक एन अरेस्ट विदाउट एन वारंट। तो बात हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म और पिक्चरों में देखा है जो पूछते हैं कि जब पुलिस घर पे आती है कि वारंट लाए हो, और वो कहती चलो वारंट लाया है, गाड़ी में बैठो दोनों। ऐसे बहुत सारे सीन देखने में मिलते हैं, वो सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसमें वारंट की जरूरत नहीं होती है। सो जो आईपीसी सेक्शन है इसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट में वो उसके अंडर में फॉल करते हैं, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। सेकंड प्रोविजन है जीरो एफआईआर का, आप लोगों के लिए भी थोड़ा नॉलेजेबल होगा। जरूरी नहीं है आके वही एफआईआर हो जहाँ पे आपके साथ कुछ हुआ है, आप कहीं पे भी एफआईआर करा सकते हैं, दैट इज जीरो एफआईआर। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि वो मेरा इलाका नहीं है, वो उधर का इलाका है, इधर का एरिया का प्रोसीजर अलग है, उधर का अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि लखनऊ से कॉल आ रहा है, एफआईआर कहाँ हो, दिल्ली में, दिस इज जीरो एफआईआर भी कह सकते हैं इसको। अब सेकंड मुद्दा कि अगर एफआईआर लिखने में फेलियर होता है, नहीं लिखते हैं, तो क्या क्या चीज। तो सबसे पहली बात यह है कि जस्टिस जीएस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट से, इसको द रिपोर्ट ऑफ कमेटी ऑन अमेंडमेंट्स टू क्रिमिनल लॉ पॉपुलरली नोन एज जस्टिस जीएस वर्मा कमेटी कहते हैं। ये कब हुआ? दिसंबर 16, 2012 दिल्ली के रेप के बाद। ये रिकमेंड करता है, मैं कोट कर देता हूँ, इंसर्शन ऑफ अ सेक्शन वेयर इफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन refuses or without reasonable cause fails to record information related to cognizable offense, he shall be punished। मतलब ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं है, अभी साहब बाहर है, अभी साहब शाम को आएंगे, आज मंगलवार है, आज शुक्रवार है, जुम्मा है, आज संडे है, ये कोई बहाने नहीं दिए जा सकते। कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, जस्टिस जीएस वर्मा की कमेटी की रिकमेंडेशन कह रही है। तो व्हाट इफ अगर नहीं किया, 166A was inserted in Criminal Law Amendment Act 2013. The section states that if public servant fails to record any information given to him in relation to a cognizable offense, a rigorous imprisonment for a term or minimum 6 months and maximum 2 years can be given and shall also be liable to paying a fine। इनमें से कुछ भी किया जा सकता है उनके खिलाफ जिन्होंने मना कर दिया है एफआईआर लिखने से कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। और इसमें सारे तरीके से कॉग्निजेबल ऑफेंस आते हैं, सभी तरीके के, इंक्लूडिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप एंड गैंग रेप ऑल्सो। कपिल सिब्बल साहब ने बताया है ट्यूसडे को कि जो कंप्लेंट्स अब ऑलरेडी दे रखी हैं दिल्ली पुलिस में ऑन अप्रैल 21, बट एफआईआर नहीं लिखी गई है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट तक बात को लाना पड़ा। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी ऐसा एडवाइजरी इशू कर चुका है पहले, जिसमें मैंडेटरी एक्शन जो है वो पुलिस ले इन केसेस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। तो ये लेना ही पड़ेगा आपको, वुमेन को मना नहीं कर सकते हैं। अब एफआईआर जो पॉक्सो के एक्ट के अंडर हुआ है वो देख लेते हैं कि होता क्या है। सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट states that any failure to report the offense or failure to record such an offense shall be punished with jail extending to 6 months or a fine or both. The act therefore makes it mandatory for a report filed or receiving a complaint including from a child। बच्चा भी अगर आप कंप्लेंट लिखवा रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा और आप किसी भी तरीके से उसको मना नहीं कर सकते। कोई भी एफआईआर लिखवा रहा है अगर वो पॉक्सो के अंडर में, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट सीरियस केस है, उससे ज्यादा सीरियस पॉक्सो है जो कि अंडर 18 के साथ हो, माइनर के साथ हो। मान लेते हैं पुलिस एफआईआर लिखने से मना करते तो क्या रास्ते हैं। सेक्शन 154 क्लॉज 3 154 भी कहते हैं। सीआरपीसी क्या कहता है? ये कहता है कि पर्सन जो एग्रीव्ड है, अगर पुलिस इंचार्ज उसको रिफ्यूज कर देता है एफआईआर लिखने से, तो वो डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कंप्लेन वो दे सकता है। वो देखेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है, या फिर ऑफेंस है कि नहीं है। आप नॉर्मल में केस में भी कर सकते हैं। और टेली जैसे यूटी में मान लेते हैं उसे एसीबी। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने वापस से बोला है कि दूसरा रेमेडी इसकी सीआरपीसी भी है, 156 ऑफ सीआरपीसी, जो कि अगर किसी की एफआईआर लिखने से मना कर दिया जाता है तो वो मजिस्ट्रेट के अंडर सेक्शन 156(3)
156(3) भी कहते हैं, वहाँ पे अपनी कंप्लेन दे सकता है और मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगे FIR लिखने के लिए। इवन जो भी पर्सन है वो अगर कागज में लिख के दे रहे हैं मजिस्ट्रेट के सामने 156(3) में, तो उसको भी FIR कंसिडर किया जाएगा। दिल्ली पुलिस को ऐसा लगता है कि उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए FIR लिखने से पहले। उसका क्या केस है? उसका ये केस है कि सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मुद्दा रेज किया था अंडर ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड अदर्स, जिसमें ये पूछा गया था कि 2013 का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था वेदर द पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू फाइल एन FIR फॉर इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस और डज द ऑफिसर हैव द पावर टू कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर द FIR। क्या करे वो ऑफिसर? बट हुआ ये कि नहीं, ऐसे ऑफिसर्स में आप पहले अरेस्ट करिए, भले वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो, सही इन्फॉर्मेशन हो, हार्डली मैटर्स, बट अरेस्टिंग पहले होगी, इंक्वायरी बाद में होगी। तो फाइनली FIR तो हुआ है और ये रहा मुद्दा पूरा। जुडिशरी पे पूरा भरोसा है क्योंकि जुडिशरी जो है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है, वो कस्टोडियन है। और फाइनली एक लाइन को बोल के मैं बात खत्म करता हूँ क्योंकि जस्टिस और न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है हमारा। जुडिशरी इज द कस्टोडियन ऑफ जस्टिस इन सोसाइटी।